बहुत से लोगों की फेवरेट रिंग्स होंगी। ये 4 रिंग्स 4 उंगलियों के लिए ये वो गाड़ी है जो कि ऑनेस्टली अगर आप मुझे कहेंगे ना कि यार सारी जिंदगी बस अब एक ही गाड़ी के साथ गुजारा करना है, तो A5 वो गाड़ी है जो कि मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, मेनली बिकॉज ऑफ इट्स स्पोर्टबैक स्टाइलिंग। एक स्पोर्ट सेडान का कॉन्सेप्ट है, बोरिंग नहीं है गाड़ी। A4 देखें, ट्रेडिशनल सेडान है, एंड अगेन अगर आप A5 से ऊपर जाते हैं, A6 की तरफ देखते हैं, तो वो भी एक ट्रेडिशनल सेडान है। इससे जो पिछली जनरेशन थी A5 की, मुझे पर्सनली वो भी बहुत ज़्यादा पसंद थी। एंड विद दिस कार, जो कि बाय द वे अभी तक ये शेप लेटेस्ट ही चल रही है अपार्ट फ्रॉम द फेसलिफ्ट फैक्टर, इन्होंने ऑब्वियसली उसी गाड़ी को कैरी ओवर किया, इसके अंदर बहुत ज़्यादा शार्प लाइंस इंट्रोड्यूस कर दी, इसको मॉडर्नाइज कर दिया, एक चिजल्ड फॉर्म दे दी। और थोड़ा सा मेरे लिए एक सैड बात यह है कि A5 पाकिस्तान में अब ऑफर नहीं हो रही ऑफिशियली, बिकॉज ऑडी जो है ऑडी पाकिस्तान, वो इस वक्त सिर्फ अपनी इलेक्ट्रिक कार्स को, ईवीज को टारगेट कर रहा है। लेकिन अगर आपने ये गाड़ी लेनी है एट एवरी कॉस्ट, तो कस्टम ऑर्डर आप बिल्कुल कर सकते हैं, बट बिकॉज ऑफ ड्यूटी स्ट्रक्चर प्राइसेस जो हैं वो उनके अंदर ये गाड़ियाँ फीजेबल ही नहीं रहती। अगेन वो एक ईवी वाली डिबेट में हम घुस जाएंगे, उस तरफ नहीं जाते। सो इस डिसकंटिन्यूड गाड़ी को, जो कि मेरी फेवरेट थी, इसकी बात करते हैं फिलहाल। और ये जो गाड़ी है स्पेसिफिकली, अगर इसके साथ की गाड़ी आपने यूज मार्केट में लेनी है, तो उसकी रेंज मेरा ख्याल है आज की डेट के हिसाब से कोई अराउंड 140 से स्टार्ट होती है, 160 170 डिपेंडिंग ऑन मॉडल, ईयर, कंडीशन, ऑप्शन, इससे ऊपर भी जाती है। सो इट ऑल डिपेंड्स कि आपने गाड़ी जो ली है वो ऑडी मेंटेन ली है कि नहीं ली, उसमें ऑप्शंस क्या हैं, फीचर लिस्ट क्या है। बट यूज के अंदर ये ऑप्शन आज भी आपके पास अवेलेबल है। गाड़ी का दरवाजा खोल के इसके थोड़ा सा केबिन स्पेस और इंटीरियर की तरफ आते हैं। ये गाड़ी एक्चुअली बेस्ड है ऑडी A4 के ऊपर। जो पिछली जनरेशन थी वो भी A4 पे बेस्ड थी, ये भी इस जनरेशन की A4 के ऊपर बेस्ड है। और गाड़ी के अंदर बैठ के आपको एग्जैक्टली आइडेंटिकल डैशबोर्ड मिलता है, A4 वाली फील है, फील क्या एग्जैक्टली चीज ही वो है। और इसको थोड़ा सा A4 को ट्वीक करके A5 को बनाया गया है। गाड़ी के अंदर एंड टू एंड आपको ये वेंट्स का डिजाइन चलता हुआ नजर आ रहा है, जिसके अंदर से जो फिजिकल प्रैक्टिकल मूवेबल वेंट्स हैं वो सिर्फ सेंटर में है और साइड्स के ऊपर है, वेयर जो सेंटर वाला है ये दिस इज नॉट अ प्रॉपर वेंट। और ये अगेन वो चीज है जिसको कि मेरे ख्याल से इसको नकल तो खैर ज्यादा हो जाएगी कहना, इंस्पिरेशन का वर्ड हम यूज कर लेते हैं कि इंस्पिरेशन लेके होंडा ने इसको मजीद एक नॉच अप करने की कोशिश की है कि कॉन्टिन्यूस वेंट देके उन्होंने तो उसके ऊपर एक जाली भी लगा दी जिसको आपको कॉटन बड्स के साथ साफ करना पड़ता है अंदर से। इस गाड़ी के अंदर आपको इवन जो पैसेंजर सीट मिलती है वो उसके अंदर आपको 4 वे लंबर सपोर्ट भी मिलती है। एंड अदर देन दैट आप पैसेंजर सीट देखें उसकी आप हाइट भी एडजस्ट कर सकते हैं और वो भी इलेक्ट्रिक सीट है। इट्स नॉट अ स्टैंडर्ड सीट। इन्होंने वो हरकत नहीं की कि ड्राइविंग साइड के ऊपर जो इलेक्ट्रिक सीट दे दें और यहाँ पे मैनुअल दे दें, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ किसी किस्म का। जो सनरूफ आपको नजर आ रहा है ये साइज में ग्लास तो इसका बहुत बड़ा है। ये पैनोरामिक रूफ नहीं है, स्टैंडर्ड सनरूफ है। और जितना बड़ा इसका ग्लास है ये इतना बड़ा पार्ट जोन से इसका खुलता नहीं है। इसका जो ओपनिंग साइज है वो एक नॉर्मल स्टैंडर्ड सनरूफ जितना ही है। इस गाड़ी का जो मैं एक्चुअली पिलरलेस डोर्स की बात करने लगा था, बट रेयर लेग स्पेस जोन सी है वो उसने इंटरप्ट कर दिया बीच में। पहले फिर इसकी बात कर लेता हूँ। रेयर लेग स्पेस इस गाड़ी की ड्राइविंग पोजीशन मैंने अपने हिसाब से सेट की है। फॉर द रिकॉर्ड मेरी हाइट जो है वो 5'11" है और पिछले मॉडल में भी ये फ्लॉ था बहुत बड़ा, इस मॉडल में भी वो कंटिन्यू हो रहा है कि बीइंग अ स्पोर्ट बैक सेडान इस गाड़ी के अंदर जो रेयर स्पेस है वो बहुत कोई अच्छी नहीं है। हाँ, अगर अगली सीट के ऊपर कोई कम हाइट का ड्राइवर बैठा है तो फिर आप थोड़ा सा एक बेहतर हालात के अंदर होंगे, बट अदरवाइज ये गाड़ी कोई बहुत अच्छी नहीं है। एंड कमिंग बैक टू जो मैं असल बात करना चाह रहा था, पिलरलेस डोर जोन से हैं इस गाड़ी का, वो एक मेन कैरेक्टरिस्टिक है और वो इफ़ यू आस्क मी तो बड़ी अच्छी और अट्रैक्टिव चीज़ लगती है मुझे इसके अंदर। और जब आप आर्मरेस्ट खोलते हैं इसका तो यहाँ पे आपको स्टार वॉर्स की शिप से आए हुए 2 कप होल्डर्स मिलते हैं, जो कि जहाँ तक मुझे याद है इससे पिछले मॉडल के अंदर ये कप होल्डर्स नहीं थे। और यहाँ पे आपको एक छोटी सी स्टोरेज स्पेस भी मिल जाती है। आप प्रोबेबली इसमें अपना बैटरी बैंक, फोन या ऐसी चीजें या कोई डॉक्यूमेंट्स आप इसके अंदर रख सकते हैं। एंड बीइंग अ स्पोर्ट बैक बिल्कुल प्रीवियस जनरेशन की तरह ये गाड़ी जोन सी है, इट्स लाइक अ हैचबैक। आपको थ्रू एंड थ्रू केबिन के अंदर आपको एक्सेस मिलता है। इसकी जो रेयर सीट्स हैं वो 40-20 और 40 स्प्लिट फोल्डिंग मैकेनिज्म में मिलती हैं, यानी आपको
थोड़ी सी मजीद गुंजाइश मिल जाती है, रिलैक्स्ड एक ऑप्शन मिल जाती है चीज़ें अपने हिसाब से स्टोर करने के लिए सीट्स को फोल्ड करके। अभी चूंकि ड्राइव वाला पार्ट आ गया, मैं एक काम करने लगूँ, आज मैं खुद गाड़ी ज़्यादा चलाना चाह रहा हूँ बिकॉज मेरी फेवरेट गाड़ी है। सो डोंट टेल शाहिल व्हाट आई एम अबाउट टू डू। शाहिल, यार शाहिल, मैंने क्यों इसलिए नहीं दिया बिकॉज ज़रा टायर देखना गाड़ी का। थोड़ी देर बाद पिक कर लेंगे शाहिल को, मीनवाइल मैं ज़रा अपने मज़े पूरे कर लूँ ड्राइव के। अच्छा, जो सबसे पहली चीज़ इस गाड़ी में बैठती मुझे बहुत ओवरवेलम की है जिसने, वो इस गाड़ी की ड्राइविंग पोजीशन है। एंड ज़बरदस्त ड्राइविंग पोजीशन है गाड़ी की। जो गाड़ी का मेरा सिटिंग पोजीशन का इस वक्त पोस्चर है, जिस एंगल पे स्टीयरिंग है मेरे सामने, गाड़ी की ओवरऑल जो स्टीयरिंग की फील है, एब्सोल्युटली अमेजिंग है। सबसे पहले स्टीयरिंग से ही स्टार्ट करते हैं कि गाड़ी के अंदर ऑफ कोर्स एज एक्सपेक्टेड आपको हैंड स्टिच्ड लेदर स्टीयरिंग मिलता है। वो वाली नॉनसेंस नहीं है कि आपको ये ऑप्शनल एक्स्ट्रा मिल रहा है और आपको प्लास्टिक का, ये यूरेथन का स्टीयरिंग मिल रहा है। लेकिन एक चीज जो मुझे गाड़ी में थोड़ी सी अंडरवेलमिंग लगी है, वो गाड़ी की जो ड्राइविंग सीट है वो इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड है, लेकिन उसमें मेमोरी के बटन नहीं है। थोड़ी सी ड्राइव की बात करते हैं तो एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करूं तो मैं ये नहीं कह सकता कि गाड़ी कोई बहुत ज्यादा स्पोर्टी है या बहुत ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स है गाड़ी का, लेकिन एक एडिक्वेट और डिसेंट और मुनासिब रिस्पॉन्स है। फॉर इंस्टेंस जैसे कि आपको होंडा सिविक आरएस से टर्बो से मिलेगा, उसके क्लोज है ये रिस्पॉन्स काफ़ी ज़्यादा। अगर मैं इसकी पावर फिगर्स की बात करूं तो 1.4 इंजन है इसका, टर्बो चार्ज है, TFSI उसको बोलते हैं, और गाड़ी की जो हॉर्स पावर है दैट इज़ अराउंड 150 हॉर्स पावर, और इसकी जो टॉर्क फिगर्स हैं वो अराउंड 250 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क आती है इसके अंदर। ठीक है, एक्सेलरेशन जो सी है वो तो एक मुनासिब है, लेकिन जो मेन असल जो चीज़ है, ये गाड़ी पे सामने एक कर्व आ रहा है और आप गाड़ी को जब किसी भी स्पीड के ऊपर उस कर्व से आप टर्न करते हैं तो जिस तरह गाड़ी आपको रिस्पॉन्स देती है स्टीयरिंग का, दैट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। किसी भी स्पीड के ऊपर आप कोई भी कॉर्नर आ रहा है, यू जस्ट थ्रो एट इट एंड द कार एक्चुअली रिस्पॉन्ड्स टू इट। और अगर इसके मैं बात करूं साइज की तो A4 के कंपैरिजन में इसका जो व्हील ट्रैक है दैट इज स्लाइटली वाइडर, और गाड़ी का ओवरऑल साइज भी A4 के मुकाबले में थोड़ा सा विड्थ में और लेंथ में ज्यादा है। इस सारी ड्राइव को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए जो ट्रांसमिशन है वो डुअल क्लच ट्रांसमिशन है, जिसको कि DCT बोलते हैं, और उसके लिए आपके पास स्टीयरिंग के ऊपर पैडल शिफ्टर्स भी मौजूद हैं, जिनका कि रिस्पॉन्स जो सा है वो अगर मैं इसको मैनुअल मोड में करके फ्लोर करता हूँ तो काफी अच्छा है इन कंपैरिजन टू जितनी दूसरी गाड़ियां हमने ड्राइव की हैं, काफी एब्रप्ट है रिस्पॉन्स। और अगेन इसी ड्राइविंग को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए गाड़ी की इवन जो ब्रेक्स हैं वो भी बहुत अमेजिंग है गाड़ी के हिसाब से। वाओ, एब्सोल्युटली अमेजिंग। किसी भी PKDM गाड़ी का मेरा ख्याल से कोई जोड़ नहीं बनता। दे आर नॉट इवन ऑन द सेम प्लैनेट एज दिस कार। और एज ए ड्राइवर अगर मैं आपको इसका एक POV व्यू दूं गाड़ी चलाते हुए, तो गाड़ी का जो फ्रंट का व्यू है वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन बिकॉज ऑफ द स्लीकनेस, ऑब्वियसली गाड़ी एक स्पोर्टबैक सेडान है और काफ़ी लो है इसका जो रूफ है वो हाइट में, आपको ये जो पार्ट है ये थोड़ा सा क्लोज फील होता है डेफिनेटली। इसी की लीक की जो और गाड़ियाँ हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप मर्सिडीज देखते हैं तो प्रॉबेबली C-क्लास वगैरह की ये जो स्पेस है आपको इससे शायद थोड़ी सी ज़्यादा फील हो, बट फ्रंट व्यू से मुझे किसी किस्म की कोई कंप्लेंट नहीं है। एंगल के ऊपर भी अगर मैं देखता हूं तो ये जो जगह है काफी ज्यादा क्लियर है, बिकॉज इसका जो साइड व्यू मिरर है वो डोर के ऊपर माउंटेड है, तो यहाँ पे इतनी कंजेशन नहीं है। डैशबोर्ड की फील जो सी है वो ठीक है, काफी कॉम्पैक्ट साइज है डैशबोर्ड का, बट ओवरऑल बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स काफी अच्छी आ रही है। और गाड़ी के अंदर बैठे हुए आपको इवन जो फ्रंट का इसका हुड है वो काफी आपको अच्छे तरीके से नजर आ रहा होता है, यानी आपको हुड एक प्रॉपरली गाड़ी का फ्लोट करता हुआ फील हो रहा होता है, और हुड के अंदर इवन जो इसकी शार्प लाइंस हैं मुझे वो यहाँ से भी फील हो रही हैं। और अगर मैं गाड़ी के रेयर व्यू की बात करता हूँ तो ऑनेस्टली स्पीकिंग वैसे देख के स्पोर्टबैक स्टाइलिंग देख के मुझे लग रहा था कि शायद रेयर व्यू बुरा हो, बट आई एम सरप्राइज्ड कि इस गाड़ी का रेयर व्यू जो है वो भी बहुत मुनासिब है, काफी अच्छा है। हाँ ऑफ कोर्स अगर पीछे पैसेंजर्स बैठे हुए हैं, हेडरेस्ट भी उठे हुए हैं, तो फिर रेयर व्यू में आपको लाइक एवरी अदर कार प्रॉब्लम हो सकता है, बट अदर देन दैट देयर इज नो कंप्लेंट्स एज सच। ये मैंने गाड़ी को यहाँ पे रोक के फुल लॉक किया है, और मैं इसको जब टर्न कर रहा हूँ तो ये विद इन द सेकेंड लेन गाड़ी टर्न कर गई है, विच मीन्स के इस गाड़ी का टर्निंग रेडियस काफ़ी अच्छा है, काफ़ी मुनासिब है इसके साइज़ के हिसाब से। यानी इवन अगर आप 2 लेन रोड के ऊपर जा रहे हैं, यू टर्न लेते हैं, तो आपको गाड़ी रोक के रिवर्स करने की ज़रूरत नहीं है इसको प्रॉपर्ली टर्न करने के लिए। और ये अब मैं उसी पॉइंट पे वापस आ गया जहाँ मैं शाहिल को
छोड़ के गया था, मेरे ख्याल से अब शाहील को भी गाड़ी में बिठा लिया जाए। सो व्यूअर्स, मुझे लगता है कि अली ने आप लोगों को रेडी ड्राइविंग इंप्रेशंस दे दी हैं। बड़ी ज़्यादती की है वैसे। चलें एनीवे, अब मैं आपके साथ अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। इस गाड़ी में ऑब्वियसली एक जो चीज़ है एज ए ड्राइवर वो ये कि आपके पास ई ब्रेक और ब्रेक होल्ड का फीचर भी स्टैंडर्ड दिया जाता है। फिर अभी गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हो गई है, तकरीबन आउटसाइड टेम्परेचर गाड़ी 35 डिग्रीज दिखा रही है और इसमें एसी का टेस्ट भी किया जा सकता है। तो इसमें 3 जोन आपके पास डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल दिया जाता है, जिसकी परफॉर्मेंस अभी तो बहुत ज़बरदस्त है और जो ऑनर के साथ भी डिस्कशन हुई थी, ही वाज हैप्पी विद इट। अभी जब हम पीछे बैठे हुए थे इस गाड़ी का, अली ने जो दिखाया था आप लोगों को, तो उधर भी आपके पास टेम्परेचर कंट्रोल और उसके साथ साथ फ़ैन की स्पीड को कंट्रोल करने के बटन्स भी हैं। तो जो रेयर पैसेंजर्स हैं वो अपने टेम्परेचर को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। फिर अगर तो एज अ ड्राइवर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरे पास कुछ बटन्स हैं जो काफ़ी यूज़फुल हैं। पहला तो ये कि ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ, जब हमने इस वीडियो के शुरू में 0 to 100 किया था तो ऑब्वियसली इसको ऑफ करके हमने टेस्ट किया था। फिर इसमें इको आइडल का भी बटन है विच वाज काइंड ऑफ सरप्राइजिंग फॉर मी, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस गाड़ी में होगा, लेकिन चले हैं तो एवरेज इससे बेहतर हो जाती होगी। अब आते हैं एवरेज पे। जो करंट ओनर हैं उन्होंने इस गाड़ी को सेकंड हैंड वैसे तो परचेज किया है। गाड़ी टोटल ऑडोमीटर पे 54,900 दिखा रही है, तकरीबन 55,000 चली हुई है और उन्होंने इसको खुद चलाया है 1,500 किलोमीटर। ड्यूरिंग द टेस्टिंग पीरियड जो ऑनर ने किया उन्हें 13 किलोमीटर पर लीटर मिली है विद इन सिटी, लेकिन इसमें रिंग रोड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया था। फिर ड्राइविंग मोड्स को भी चेंज करके टेस्ट किए। इसमें 4 आपके पास ड्राइविंग मोड्स आते हैं जिनको आप बहुत कन्वीनियंटली चेंज कर सकते हैं थ्रू दिस डायल। और अगर आप व्हीकल सेटिंग्स में जाएँ तो आपके पास इंडिविजुअल, डायनामिक, ऑटो और कम्फर्ट की ऑप्शन है। कंफर्ट मोड जो है वो अगर आप इसको गाड़ी को डालते हैं तो स्टीयरिंग थोड़ा सा वेग हो जाता है। एक तो चीज़ें मैंने इसमें खुद महसूस की थी, लेकिन अगर आपने सही गाड़ी का मज़ा लेना है तो जस्ट पुट इट इन डायनामिक और उसमें गाड़ी अपनी स्पोर्टियस सेटिंग पर आ जाती है। इस गाड़ी की जो आपने फुल परफॉर्मेंस लेनी है फिर तो इसमें बेहतर यही ऑप्शन है कि आप इसको हाई ऑक्टेन पे चलाएं। अभी भी ये गाड़ी कम्प्लीटली, इसकी जो हिस्ट्री है उसमें ये हाई ऑक्टेन पे रन की गई है और तभी इसकी जो परफॉर्मेंस है वो इतनी अच्छी है। एक और चीज़ भी होती है कि आप गाड़ी को जब टेस्ट करते हैं तो नॉकिंग के लिए टर्बोचार्ज गाड़ियाँ टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। सो इस गाड़ी ने तो बिल्कुल भी अभी तक नॉक नहीं किया है और उसकी एक रीज़न यही है कि ये थ्रू आउट हाई ऑक्टेन पे चली है। अभी मैं गाड़ी को लेफ्ट साइड पे लेके जा रहा हूँ। इसके लिए इंडिकेट जब मैंने किया है तो आई थिंक ये बताना भी ज़रूरी है कि जस्ट लाइक ऑल जर्मन कार्स, इस गाड़ी का भी जो इंडिकेटर का स्टॉक है वो आपको लेफ्ट साइड पे दिया जाता है, जबकि इस गाड़ी के जो विंडशील्ड वाइपर्स हैं इनका जो स्टॉक है वो राइट साइड पे। तो प्रीटी स्टैंडर्ड, अगर आपने कोई भी जर्मन गाड़ी चलाई है तो आई थिंक आप इससे फेमिलियर होंगे। फिर इसमें एक और भी चीज़ है कि जो क्रूज कंट्रोल के उसका भी एक अलग ही यहाँ पे स्टॉक दिया गया है। देयर इज़ नो स्पेसिफिक बटन। अगर आप वो करोला चलाते हैं या टोयोटा की गाड़ियाँ चलाते हैं, इट्स वेरी सिमिलर टू दैट। स्टैंडर्ड इसमें क्रूज कंट्रोल है, नथिंग अडेप्टिव, कोई उस तरह का सीन नहीं है, लेकिन ये है कि आप इसको कन्वीनियंटली सेट कर सकते हैं अपनी मर्जी से। मोटरवे पे जाते हुए बहुत एक ही अच्छी चीज़ है। इस गाड़ी का जब हमने रिव्यू किया है तो कुछ ऐसी चीज़ें जो मुझे पर्सनली एज अ ड्राइवर तो बहुत अनोइंग लगी हैं। उसमें से एक चीज़ अभी अली ने भी बताया था कि इस गाड़ी में आपको मेमोरी सीट्स नहीं दी जाती हैं। फिर इसका स्टीयरिंग व्हील देखने में तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसके जो बटन्स हैं वो मुझे थोड़े से कम लग रहे हैं। अब जैसे कि एक इसमें फैक्टर है वो ये कि मैंने अगर गाने की या म्यूज़िक की साउंड को इंक्रीज़ करना है वो तो मैं कर सकता हूँ, उसका यहाँ पे एक डायल है जो कन्वीनियंटली लोकेटेड है। द प्रॉब्लम है कि अगर मैंने ट्रैक को चेंज करना है उसके लिए मुझे स्टीयरिंग में 2 से 3 स्टेप्स लेके आगे जाके वो ट्रैक को चेंज करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से अगर एक डायरेक्ट वो नेक्स्ट और प्रीवियस ट्रैक का यहाँ पे बटन होता जैसे काफ़ी गाड़ियों में होता है तो वो बहुत बेहतर होता ड्राइवर की कन्वीनियंस के लिए। फिर एक और जो इसमें चीज़ मिसिंग है ये तो खैर बहुत ही अजीब चीज़ है कि देखने में तो ये बड़ा एक अच्छा और स्लीक सा रियर व्यू मिरर लगता है, लेकिन ये ऑटो डिमिंग नहीं है। अब आई डोंट नो कि ये क्यों ऑडी ने ऐसा किया है, लेकिन दैट्स हाउ इट इज़। और मज़े की बात ये है कि जो इससे पिछली थी A5 उसमें ऑटो डिमिंग आ रहा था जबकि इसमें नहीं है। मेन इस गाड़ी का आप समझेंगे ड्राइवर ने और जो पैसेंजर ने एक चीज़ को एक्सपीरियंस करना होता है वो इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम होता है। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, बहुत छोटा है, 7 इंचेस की स्क्रीन है, ना ये टच स्क्रीन है। ये सारा कंट्रोल होता है आपके इस डायल के साथ जो कि ये गियर सिलेक्टर के आगे दिया गया है।
उसके अलावा इसमें ना एप्पल कारप्ले है ना एंड्रॉयड ऑटो दिया गया है। आप सिर्फ अपने फ़ोन को ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट करके म्यूज़िक वगैरह और फ़ोन कॉल्स को अटेंड कर सकते हैं। कि ये लग रहा है जैसे पता नहीं आपने किसी वो हॉल रोड टाइप मार्केट से जाके कोई आफ्टर मार्केट छोटी सी आपने डिस्प्ले स्क्रीन खरीद के तो वो यहाँ पे पेश कर दी है। वाकई में ये बहुत ही बुरी है इस गाड़ी के हिसाब से, क्योंकि जो बाकी गाड़ी की एक पर्सनैलिटी है, इंटीरियर भी है, बड़ा टॉप नॉच है। क्वालिटी में कोई भी कहीं भी आपको लेट डाउन नहीं किया गया। आपको ये देखें सॉफ्ट टच सारे यहाँ पे मटेरियल्स हैं, कहीं भी मुझे फील नहीं हुआ कि क्वालिटी में कोई ऑडी ने कॉस्ट सेविंग की है। लेकिन हाँ, ये एक ऐसी चीज़ है जो बहुत बड़ा फैक्टर है इंफोटेनमेंट सिस्टम का। उसमें आई थिंक अगर पाकिस्तान में ये जो Audi A5 आई है, इसमें ये बड़ी स्क्रीन ऑफर करते। और एक और भी चीज़ कि इसमें वर्चुअल कॉकपिट भी बाद में इन्होंने मुतारिफ करवाया था। आई थिंक वो 2021 ऑनवर्ड्स आना शुरू हुआ था, वो भी नहीं है। मीटर भी फुली डिजिटल नहीं है, लेकिन इसका लेआउट इतना अच्छा है कि मैं उस बारे में कोई कंप्लेंट्स नहीं है। एज अ ड्राइवर आई एम स्टिल फाइन विद इट। ऑब्वियसली हम लोगों ने इस गाड़ी को रिव्यू किया है, तो अपने फाइनल वर्डिक्ट का टाइम आ गया है। अब जो इसकी करंट प्राइस रेंज है उसमें तो बहुत वेरिएशन है। तकरीबन बॉल पार्क फिगर 16 मिलियन के करीब आपको 2019 मॉडल की मिलती है। अब हम लोग लेट्स से कि इसी को कंपेयर करते हैं, जो इसके डायरेक्ट कंपेरेटर्स हैं वो तो आपके पास मर्सिडीज बेंज सी क्लास है, BMW की 3 या 4 सीरीज है, वही डायरेक्ट इसके साथ compete करते हैं, साइज में भी, फीचर्स वाइज भी। तो उसके हिसाब से क्या अली आप इस गाड़ी को प्रेफर करेंगे? देखो सी क्लास मुझे ऑनेस्टली वो लगता है कि थोड़ी सी बोरिंग गाड़ी है। उसके अंदर वो स्पोर्टीनेस नहीं है, उसके अंदर वो एक यंग फीलिंग नहीं है जो इस गाड़ी में। और अगर आप BMW की बात करते हो तो अनफॉर्चुनेटली BMW का जो आफ्टर सेल्स और बैकअप है पाकिस्तान में, वो लेट्स बी ऑनेस्ट कोई बहुत अच्छा नहीं है। ऑडी जोन सा है, यू नो इट वेरी वेल कि ऑडी का बैकअप और सर्विस बहुत अच्छी है। एब्सोल्युटली। तो BMW आप इवन ऑन रोड्स भी देखो, आपको A5 फिर भी नजर आती है, आपको सी क्लास A5 से ज्यादा ही नजर आती है। और BMW की जो आप बात कर रहे हो, BMW सबसे कम नजर आती है इनमें। और अगर मैं ये सारे फैक्टर्स काउंट कर भी लूं अपनी पर्सनल चॉइस को साइड पर रखते हुए भी, तो इवन इन दैट केस मैं डेफिनेटली ओवर BMW तो इस गाड़ी को प्रेफर करूंगा। और रही बात सी क्लास वर्सेस ये गाड़ी, वो फिर आपकी अपनी प्रेफरेंस के ऊपर है। अगर तो आपको एक एग्जेक्टिव टाइप फील चाहिए गाड़ी से, आपको स्पोर्टीनेस नहीं चाहिए, तो डेफिनेटली आप सी क्लास की तरफ जाओगे। और अगर आपने गाड़ी खुद चलानी है, यू वांट अ यंग एंड स्पोर्टी ड्राइव, तो फिर डेफिनेटली ये गाड़ी बनती है। और अगर मैं इसी प्राइस ब्रैकेट में किसी भी लोकल गाड़ी के साथ कंपैरिजन करूं, तो मेरे ख्याल से कंपैरिजन करना बहुत बड़ी ज्यादती है। कंपैरिजन बनता ही नहीं है। ये जर्मन गाड़ियों की अपनी एक लीग है, इनकी अपनी एक ब्रैकेट है, और जिस बंदे ने ठानी हुई है कि उसने जर्मन गाड़ी लेनी है वो यही लेगा। Absolutely. आप लोकल उसको इस प्राइस में कोई भी गाड़ी दोगे वो कंसिडर ही नहीं करेगा उसको। बिल्कुल। सो व्यूअर्स, आई थिंक मेरे ख्याल से भी आउट ऑफ द 3 ऑप्शंस जो अभी हमने डिस्कस किए हैं, उसमें ये सबसे बेहतर है कंसिडरिंग द आफ्टर सेल्स नेटवर्क। मेंटेनेंस कॉस्ट मॉरलेस वैसे सेम ही है। जो मेन डिफरेंस है वो आपकी रनिंग कॉस्ट में आ जाता है, और जो आपके पास पार्ट्स की अवेलेबिलिटी है, और जो एक नेटवर्क बन चुका है ऑडी का। तो ये तो मेरा ख्याल था। अपना भी आप हमसे ओपिनियन शेयर करें इन द कमेंट सेक्शन। अब हम आपको नेक्स्ट रिव्यू में मिलेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। और जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।